जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आप एक छोटी जगह से शुरुआत करेंगे, वहां पर सीमित क्षमता में आपके ग्राहक बनेंगे। समय के साथ जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को करने वाले नए बिजनेसमैन भविष्य में जुड़ते जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका मुनाफा समय के साथ आगे बढ़े, बिजनेस बढ़े, तो उसका एक सीधा तरीका है कि आपके ग्राहक बढ़ने चाहिए। अगर आपके ग्राहक नहीं बढ़ते हैं, आप अपने माल को नए मार्केट में जाके नहीं बेच पाते हो, तो आप एक जगह ठहर कर रह जाओगे, और ठहरने का मतलब है बिजनेस में खत्म हो जाना। दूसरी चीज याद रहेगी, बिजनेसमैन को लगातार अपने लिए नए ग्राहक और नया मार्केट खोजते रहना, रुकना नहीं है। पहले जमाने में लोग कहते थे ना कि मैंने सर के बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं, मैंने चप्पलें घिसी हैं, तो वो गलत नहीं है। वो चप्पलें घिसने कीमत पर आपके ग्राहक बढ़ने चाहिए। जिस मार्केट में आप नहीं हैं उस मार्केट में आपका माल बिकना चाहिए। आप पटना से हैं तो भागलपुर जाइए, भागलपुर हैं तो पटना आइए। आपका माल दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा, और अपने आप कुछ नहीं होगा। शुरू के कुछ साल आपको अपने आप ये सारे काम करने पड़ेंगे। अब मैं चलता हूं वापस से जंगल में। पहले हमने हाथी से मुलाकात की थी, अब मुलाकात करते हैं हिरण और शेर से। अब मैं आपको कुछ बोलता हूं, फिर आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। ये क्यों? बचने के लिए और खाने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पेश करता हूं। अगर हिरण पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाए और कहे कि भैया मैं कोई काम धंधा नहीं करूंगा, मैं अपना मोबाइल पर अब रील्स देखूंगा, तो थोड़ी देर में क्या होगा? फिर क्या होगा? शेर आएगा और खा जाएगा, होगा। अब मान लीजिए कि शेर यही बात कहने लगे कि भाई मैं तो जंगल, बिजनेस की दुनिया है ना, ये उसी जंगल की दुनिया की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप हिरण हैं या शेर हैं। जो बंदा बैठेगा, शांत रहेगा, वो नहीं करेगा जो उसे करना था, तो वो खत्म हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिरण हो या शेर हो। अगर आपने दौड़ना बंद किया तो आपका खात्मा निश्चित है। तो अधिकतर लोग, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया में आगे बढ़ना है, तो आपको दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ने का मतलब है जो बिजनेस के उसूल मैं बता रहा हूँ उनमें दौड़ना है, उसमें कभी भी शांत नहीं होना है, कभी रुकना। मार्केट नए ग्राहक लगातार खोजते रहने हैं। कैसे खोजने हैं ये आप सोचिए, जिस तरीके से खोज सकते हैं खोजिए, पर आपका लिए हर महीने कुछ नए ग्राहक, कुछ नया मार्केट आपको नया मिलना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने जगह पर जाऊंगा, कुर्सी पर बैठूंगा, मोबाइल पे रील देखूंगा, यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा और मेरा बिजनेस चलेगा, तो यकीन मानिए वो बिजनेस के खात्मे का पहला दिन है जिस दिन आप ये काम शुरू करेंगे। आपका बिजनेस यूट्यूब के वीडियोस और रील देखने से नहीं चलने वाला है। अगर आप सही में देखना चाहते हैं ना, जिसके अंतर्गत आपका माल ग्राहक के हाथ में पहुंचता है। क्या है बिजनेस का तीसरा उसूल? उस व्यवस्था को समझना
जिसके अंतर्गत आपका बनाया हुआ माल ग्राहक के हाथ में पहुंचता है। अब अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो माल पहले होलसेलर खरीदता था, हाँ कि ना, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता था, फिर वो रिटेलर को देता था, और वहां से ग्राहक के हाथ में पहुंचता है। इसमें कई हाथ लगे। पहले होलसेलर का कमीशन जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का, फिर रिटेलर का, और इस बीच में जो ट्रक वाले ने, जिस गाड़ी वाले ने, जिस रिक्शा वाले ने काम किया, उन सब का भी पैसा है। अब सही मायने में देखा जाए वो पूरा का पूरा पैसा किसके पास से जाता है? कस्टमर ने तो जितना देना है वो देगा ही, वो जाता है आपके मुनाफे में से। अगर 5 जनों का हाथ लगा तो 5 जगह कमीशन जाएगा, और अगर इसमें सिर्फ 3 का लगा तो 3 का जाएगा, तो बचे 2 का मुनाफा किसका? आप कच्चा माल लेंगे, मशीनों से उत्पाद बनाएंगे, उत्पाद को पैक करेंगे और बेचेंगे। अब जैसे ही उत्पाद आपकी फैक्ट्री से या जहां से भी आप काम शुरू कर रहे हो वहां से बाहर निकला, उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पर काम करेंगे उस उत्पाद को ग्राहक के हाथ तक पहुंचाने में। वो व्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं होती है। वो काम दूसरा बंदा कर रहा है जो बाहर है, वो आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं है। वो ट्रांसपोर्ट वाला भी हो सकता है, वो ऑनलाइन वाला भी हो सकता है, वो डाकिया भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। अब उस व्यवस्था को समझोगे कैसे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सही नहीं है तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। क्यों होगा? अगर ग्राहक को अपनी चीज सही समय पर सही तरीके से नहीं मिली तो क्या वो आपसे दोबारा माल खरीदेगा? उस ट्रांसपोर्ट वाले को नुकसान नहीं है, उसने तो अपना पैसा ले लिया। नुकसान किसका है? आपका है। अगर आप ग्राहक से उत्पाद के बारे में पूछना चाहते हो, फीडबैक चाहते हो, तो उसके बारे में जानकारी आपको सही मायने में कहां से मिलेगी? इसी व्यवस्था से मिलेगी। आपकी कोई गलती नहीं थी, पर होगा क्या? ग्राहक आपसे दोबारा माल नहीं खरीद देता है, और आप बड़े इच्छा से बहुत बढ़िया चना लेते हैं, उसे सही से पीसते हैं, पैक करते हैं और भेज देते हैं। पर जब वो माल पंजाब में उतरता है तो सारा माल में पानी लग चुका है, पीस चुका है, तो क्या वो सत्तू काम लायक बचेगा? कुछ कर पाओगे उसको? अब ऐसे वक्त में किसकी गलती है? सही में देखा जाए तो जिस बंदे ने ऑर्डर दिया था, पूरा पैसा दिया, क्या उसकी गलती बता पाओगे? आपका जो काम था आपने अच्छे से किया, चना लिया, उसे पीसा, अच्छे से पैक किया, सही से पार्टी को दिया, गलती आपकी भी नहीं थी। पर इस पूरी प्रक्रिया में जब लाखों रुपए का सत्तू बर्बाद हो गया तो असली नुकसान किसका होगा? उत्पादक का। किसका? उत्पादक का। क्यों? क्योंकि ग्राहक को तो आप कभी गलत ठहरा ही नहीं पाओगे, उसकी कोई गलती थी ही नहीं। और जो ट्रक वाला है या जो भी ट्रांसपोर्टर है, उसका तो ये डेली का काम है, उसे पूरी प्रक्रिया को समझना, पूरी व्यवस्था को समझना, किस किस व्यक्ति के हाथ से होकर मेरा माल ग्राहक के हाथ में पहुंच रहा है। जब आपकी आंखें बंद हो तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा माल जो है इस वक्त ट्रक के अंदर है कि रिक्शा के अंदर है कि खाली पड़ा हुआ है कि गोदाम में है कि कहाँ है। क्यों? क्योंकि अभी वो ग्राहक के हाथ में नहीं पहुंचा। और जब तक आपकी स्थिति ऐसी नहीं आती, समझिए कि आपको सीखने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है या आपको शिकायतें अपने
ग्राहक से मिल रही हैं, तो ये आपका काम है कि उस व्यवस्था को बेहतर करना। आप किसी के ऊपर एहसान चाहिए सस्ता होते हुए, हाँ चीप नहीं बोलेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव बोलेंगे। देखिए आप कभी भी ये वर्ड यूज मत करना। अगर आपने बोला कि हमारा प्रोडक्ट तो बहुत चीप है, चीप मतलब खराब है ना, तो कॉस्ट इफेक्टिव है बोलना है। क्या बोलना है? कॉस्ट इफेक्टिव। हमारा प्रोडक्ट सस्ता सुंदर टिकाऊ ऐसा नहीं बोलना है। दाम में आएगा, आपके बजट में फिट बैठेगा, ऐसे बोलना है। हम खुद के बिजनेस के बारे में, हाँ हमारा तो प्रोडक्ट चीप है ले लो, ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं। तो ये चीप वर्ड यूज नहीं करना है। आपके बजट के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा, वो सही शब्द है ना। चीप नहीं बोलना है किसी को भी, अपना अपने प्रोडक्ट को ना, खुद को ना, दूसरों को। ये अंग्रेज देके गए थे चीप लेबर बोल के इंडिया को, इसलिए हम लोग चीप नहीं है ना। कॉस्ट इफेक्टिव हम बोल सकते हैं। आगे चलिए। पहली चीज है। दूसरा क्या है? वादा आपने निभाया है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तीसरा है अनुभव। वादा तो किया, बहुत बढ़िया आटा है। फिर दूसरा बोला कि पहचान, कलरफुल पैकेज भी बनाया, बहुत बढ़िया, लेकिन आटा जब यूज करने लगे तो रोटी नहीं बन रही है, आटा खराब है, आटे में कीड़ा निकल गया है। तो फिर आपका बनेगा का ब्रांड? भरोसा नहीं हो। कोई भी चीज का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है, कोई भी चीज का। आप प्रोडक्ट दो या सर्विस, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। आप कपड़ा बेच रहे, आप साइबर कैफे में लोग आ रहे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं, चेयर टूटी है, तो साइबर कैफे चलेगा आपका? नहीं चलेगा। इसलिए एक्सपीरियंस। साइबर कैफे में 50 डिग्री में गर्मी हो रही, पंखा ही नहीं साइबर कैफे में, को बताया। कभी भी गुस्सा नहीं करना है, कभी भी आवाज नहीं बढ़ाना है। देखिए भगवान ने हमको 2 कान और 1 मुंह दिया है, क्यों? डबल सुनना है, एक बार बोलना है, तभी हमको कस्टमर को समझने का टाइम मिलेगा। हमको हमेशा कम बोलना है और कस्टमर को सुनना है। जितना हम कस्टमर को सुनेंगे उतना हम उनको मैनेज करने का स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। सब लोग साथ में सो रहे हैं, समझ रहा है? हाँ, तो हमको क्या करना है? ज्यादा सुनना है ना। ब्रांड केवल लोगों के लिए नहीं, लोगों आपके पूरे अनुभव का हस्ताक्षर है ना। आप जो भी लोगो बनाएंगे वो पूरा कस्टमर को जो अनुभव आ रहा है, आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपका सर्विस .gov.in के वेबसाइट पे उपलब्ध है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। इसका पर्पस ये है कि आप गलत रेट से टैक्स जो है चार्ज ना करें। और कभी कभी जब आप इनवॉइस काटिएगा तो हो सकता है आपको HSN कोड लिखना, gst.gov.in के वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद आप 6-7 प्रोडक्ट में ही डील करिएगा, समय के साथ आपको याद हो जाएगा कौन सा कोड है और उस पर क्या लिखना है। तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, एक बार सेट हो गया तो फिर आपको याद हो जाएगा और उतना लिस्ट आप लगा भी लीजिएगा अपने दुकान में या शॉप में, तो आपका काम ठीक है। लेकिन गलत रेट से चार्ज नहीं करना है, क्योंकि अगर 18% वाला आइटम है और आपने गलती से 5% चार्ज कर दिया तो भारत सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है, 13% आपसे रिकवरी कर लेगी।
और अगर वो रिकवरी देने में देर करेंगे तो वो रिकवरी के साथ पेनल्टी भी लगा देगी आपको। इसीलिए अगर 18% वाला आइटम है तो उसे 18% ही लगाना है, क्योंकि फिर लॉस आपका हो जाएगा ना। ऐसे तो टैक्स हम कस्टमर से लेते हैं, सरकार को देते हैं, लेकिन कस्टमर से अगर 5% लिए तो सरकार को 5 ही देंगे। लेकिन है ये 18% वाला, 13% आपको अपनी जेब से देना होगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। इसका उल्टा भी, अगर ये मान लीजिए 5% वाला है तो इस पर गलती से अगर आप 18% चार्ज कर दिए और सरकार को 18% जमा कर दीजिएगा, तो अगर 18% जमा कर दीजिए तभी सरकार आपको नोटिस भेजेगी कि आपने गलत रेट से टैक्स चार्ज किया है, लेकिन 13% वापस नहीं करेगी, खाली नोटिस देके छोड़ देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि आप कस्टमर को वापस नहीं कर पाई है। क्योंकि कौन खरीदा किसको मालूम, कस्टमर तो कहीं से भी आ सकता है। तो नोटिस आपको आएगा लेकिन वापस कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आपको जाना कहाँ है, तो रेगुलरली जो है थोड़ा सा अगर जीएसटी के प्रति संवेदनशील है तो gst.gov.in के वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि जीएसटी व्यवस्था बहुत डायनामिक है, हर 3 महीने पे मीटिंग होता है और कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं लोग, ठीक है। हाँ,